बाद में हम दो मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये दोनों एक कपल होते हैं जिनमें लड़के का नाम हैरी और लड़की का नाम बेथ होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक सुनसान और कोरल आइलैंड पर घूमने जाते हैं। उन्हें एक आदमी बोट से इस वीरान द्वीप पर उनका सामान उतार कर छोड़ देता है। हैरी और बेथ इस आइलैंड पर 10 दिनों तक रुकने वाले होते हैं और 10 दिन बाद वही आदमी उन्हें लेने आने वाला होता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें 10 दिन से पहले वापस जाना हो तो मुझे सैटेलाइट फोन पर कॉल कर देना, और फिर वो उन्हें अपना ध्यान रखने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। बेथ और हैरी चाहते थे कि वो दोनों एक शांत और दूर दराज द्वीप पर छुट्टियां बिताएं ताकि वो प्रकृति के करीब रहे और साथ ही अपना रिलेशनशिप भी मजबूत कर सके। इस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता, जिस वजह से दोनों पूरी आजादी से समय बिता सकते हैं और कोई उन्हें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। ये जगह बहुत सुंदर होती है। समंदर के नीले पानी, सफेद रेत और हरे भरे जंगलों के बीच ये जगह किसी इसके बाद बेथ और हैरी आइलैंड में घूमने लगते हैं। बेथ कैमकॉर्डर से खूबसूरत नजारों को रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर दोनों समंदर में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो रोमांस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हुए वहीं रेत पर सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि रेत पर किसी छोटे पाँव के निशान हैं जो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर हैरी और बेथ दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उनके अलावा इस सुनसान आइलैंड पर कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जंगल की तरफ जाते हुए निशान अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो दोनों अनदेखा करके टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हैरी रात को आग जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है। वहां उसे कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाता कि वो इंसान की है या फिर जानवर की। तभी उसे जंगल में कुछ अजीब आवाज महसूस होती है, मानो जैसे कोई उसे देख रहा हो। एनी को वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। वो लौट आता है। फिर दोनों खाना खाते हुए कुछ देर बात करते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, इसलिए हैरी और बेथ टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं और करीब आने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे उनकी नींद टूट जाती है। हैरी टॉर्च लेकर टेंट से बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बेथ कहती है शायद तेज हवा के कारण पेड़ों के हिलने की आवाज थी। हैरी को भी यही लगता है और फिर दोनों वापस सोने चले जाते हैं। अगले दिन बेथ और हैरी देखते हैं कि उनके कपड़े पेड़ पर किसी ने फैला दिए हैं। ये देखकर दोनों समझ नहीं पाते कि अभी तक इस जंगल में किसी को देखा नहीं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है। हैरी कहता है शायद बंदर ने किया होगा, और बेथ कहती है हमने तो अभी तक यहाँ पर एक भी बंदर नहीं देखा। तब हैरी कहता है हो सकता है कि ये किसी बच्चे की शरारत हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। इसलिए वो दोनों जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं दिखता। हैरी और बेथ वापस लौटकर समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। हैरी एक मछली पर पैर रखने वाला जहरीले होते हैं। अगर तुम्हारा पैर इस पर पड़ जाता तो आधे घंटे के अंदर तुम दर्द से तड़पते हुए मर सकते थे। फिर दोनों मछली पकड़ने के बाद पानी से बाहर आते हैं। तभी उन्हें जंगल से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हैरी और बेथ ये जानने के लिए जंगल की ओर जाते हैं कि आखिर कौन रो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। बेथ और हैरी बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वे अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में टूटी फूटी चीजें और एक बिस्तर है। हैरी देखता है कि दीवार पर एक पुरानी ड्राइंग बनी हुई है जिसमें एक लड़की भाले से किसी आदमी को मार रही है। साथ ही उसे दीवार पर 7 चिन्ह भी दिखाई देते हैं। अभी बेथ बाहर से हैरी को बुलाती है और एक कब्र दिखाती है जो उस घर के बाहर ही होती है। कब्र पर लकड़ी का एक क्रॉस बना होता है जिस पर कोरल नाम लिखा होता है, लेकिन दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते और जंगल से बाहर चले जाते हैं। हैरी और बेथ अपनी कैमरा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जब वो कल रात टेंट के अंदर किसी ने उनके कैमरा रिकॉर्डर से उनका वीडियो बनाया होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके अलावा वहाँ कोई और भी है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और घर लौटना चाहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि ये किसी शरारती बच्चे की हरकत होगी जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। वो कहता है हमें ऐसे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हैरी उसे समझाकर बेथ को यहाँ रुकने के लिए मना लेता है। वो दोनों फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं 2 फिशरमैन समुद्र के बीचों बीच बोट में है और बंदूक से पानी में गोली मारकर बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब फिशरमैन बेथ और हैरी को देखते हैं तो वो दोनों डर कर अपने टेंट के पास लौट आते हैं। बेथ और हैरी समझ जाते हैं कि जब 2 लोग यहाँ समुद्र में मछली पकड़ने आ सकते हैं तो इस आइलैंड में जरूर और भी लोग हो सकते हैं। रात में जब दोनों टेंट के अंदर होते हैं तो उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।
बेथ और हैरी टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं कि आवाज उसी पुराने घर के पास से आ रही है। हैरी डरा हुआ होता है, लेकिन वो बेथ को मैं खुद टॉर्च लेकर देखने निकलता हूँ। वो जैसे ही उस घर के पास पहुंचकर घर का दरवाजा खोलने वाला होता है, तभी बेथ चुपचाप उसके पीछे एकदम से आ जाती है, जिससे हैरी डर जाता है। वो दोनों देखते हैं कि घर के पास की कब्र पर रेड कोरल रखा हुआ है। उन्हें देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए दोनों टेंट के पास आकर बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई सारे सी क्यूकम्बर्स टंगे हुए हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब दोनों इस आइलैंड से जाना चाहते हैं। बेथ सैटेलाइट फोन से उस आदमी को कॉल करने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन गायब है। हैरी भी फोन ढूंढता है, लेकिन उसे भी फोन नहीं मिलता, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से सुनसान आइलैंड में फंस चुके हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। हाउस और जाते हैं, जहाँ उन्हें दो ग्रीक मछुआरे बैठे हुए दिखते हैं। ये वही फिशरमैन होते हैं जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले अपनी बोट से मछली पकड़ते हुए फायरिंग करते हुए देखा था। मैं तो हैरी को लगता है कि इन्हीं लोगों ने उनका सैटेलाइट फोन चुराया और अपना फोन वापस मांगते हैं, लेकिन वो लोग उनकी भाषा नहीं समझते। तब हैरी गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगता है और अपशब्द कह देता है। फिशरमैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो हैरी को मारते हैं और बेथ के साथ बदतमीजी करते हैं, पर बेथ और हैरी वहां से भाग जाते हैं। जब दोनों फिशरमैन बोट में होते हैं, तब बेथ और हैरी जंगल में मौजूद उनके सामान की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। तब हैरी तैरकर समंदर में उनकी बोट तक जाता है और चुपचाप फोन ढूंढने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से एक फिशरमैन उसे देख लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो हैरी को घसीटते हुए आइलैंड पर लेकर आता है। रात में हम देखते हैं कि फिशरमैन ने बेथ और हैरी को पीर से रस्सी से बांध दिया होता है और उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होता है। दोनों मछुआरे शराब पीते हुए उन्हें बहुत बुरा कहने लगते हैं और एक मछुआरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है और दूसरा मछुआरा ये सब मजे से देख रहा होता है। अभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब दोनों मछुआरे उन्हें बंधा हुआ छोड़कर देखने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं, पर कुछ अपना फोन वापस मांगते हैं, लेकिन वो लोग उनकी भाषा नहीं समझते। तब हैरी गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगता है और अपशब्द कह देता है। फिशरमैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो हैरी को मारते हैं और बेथ के साथ बदतमीजी करते हैं, पर बेथ और हैरी वहां से भाग जाते हैं। जब दोनों फिशरमैन बोट में होते हैं, तब बेथ और हैरी जंगल में मौजूद उनके सामान की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। तब हैरी तैरकर समंदर में उनकी बोट तक जाता है और चुपचाप फोन ढूंढने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से एक फिशरमैन उसे देख लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो हैरी को घसीटते हुए आइलैंड पर लेकर आता है। रात में हम देखते हैं कि फिशरमैन ने बेथ और हैरी को पीर से रस्सी से बांध दिया होता है और उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होता है। दोनों मछुआरे शराब पीते हुए उन्हें बहुत बुरा कहने लगते हैं और एक मछुआरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है और दूसरा मछुआरा ये सब मजे से देख रहा होता है। अभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब दोनों मछुआरे उन्हें बंधा हुआ छोड़कर देखने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं, पर कुछ धीरे और चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ हैरी किसी तरह बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाता है और फिर बेथ की रस्सी खोलता है। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि मछुआरा बुरी तरह से घायल हो गया है और उसका दूसरा साथी उसे संभालते हुए उसे लेकर आ रहा है। दोनों काफी डरे हुए होते हैं और वहां से बोट लेकर भाग जाते हैं। अगली सुबह जब बेथ उठती है, तब वो उस घायल मछुआरे के खून के निशान का पीछा करते हुए जंगल में जाती है और खून का निशान उस घर की ओर जा रहा होता है, इसलिए बेथ घर के अंदर जाती है। उसे वहां पर एक डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगती है। कुछ देर में वहां हैरी भी आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि इस डायरी में लिखा है कोरल नाम की लड़की इस द्वीप पर 1920s के दशक में सी क्यूकम्बर इकट्ठा करने वाली कंपनी में काम करती थी, पर उस समय उस कंपनी में काम करने वाले 7 कर्मचारियों ने उस पर कई दिनों तक अत्याचार किया और उसके साथ गलत किया, जिससे उस लड़की की मौत हो गई और उन्होंने उसे यहाँ इस घर के पास दफना दिया। पर कोरल का कोई साथ नहीं दिया और न ही उसे इंसाफ मिला, जिससे उसकी आत्मा इस द्वीप पर फंस गई। कोरल का बदला लेने की ठान ली और कोरल ने भूत बनने के बाद उन 7 लोगों को बुरी मौत दी। इसके बाद भी कोरल की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसे सभी पुरुषों से नफरत हो गई। इसलिए जो भी पुरुष इस द्वीप पर आता है, उसकी आत्मा उसे मारकर बदला लेती है, क्योंकि वो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। पर हैरी को इस सब में विश्वास नहीं होता, उसे बस एक ये कहानी लगती है, पर बेथ को ये सब सच लगता है। वो समुद्र के पास से शंख इकट्ठा करके कोरल की कब्र को सजाने लगती है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती है, जिससे वो समझ जाती है कि कोरल यही है। रात में बेथ हैरी को बताती है कि उसे सच में लगता है कि इस द्वीप पे कोरल की आत्मा भटक रही है। वो कहती है, अगर मैं भी कोरल की जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। हैरी अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। वो कहता है, अगर कोरल की आत्मा इस द्वीप पर आने वाले सभी पुरुषों को मार देती है तो मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ?
रात में जब बेल तो हैरी टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तब आधी रात में उनकी नींद खुल जाती है और टेंट से बाहर आकर देखते हैं कि ये देखकर बेल बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, पर हैरी उसे संभालता है। अगले दिन ये दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि सैटेलाइट फोन चोरी हो चुका होता है और वो बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। वो दोनों आग जलाएंगे ताकि कोई धुआं देखकर उनकी मदद कर सके। हैरी चुन्नल के अंदर लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है, कभी उसे उस घर के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। हैरी घर के अंदर आता है तो उसे अपना सैटेलाइट फोन मिलता है जिस पर एक अनजान कॉल आता है। वो फोन यहाँ देखकर हैरान रह जाता है। हैरी फोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ वही आवाज सुनाई देती है जो कोरल के साथ 7 आदमियों द्वारा की गई दरिंदगी की वक्त सुनाई दी थी। ये सब सुनकर हैरी पूरी तरह से डर जाता है और गुस्से में फोन जमीन पर पटक देता है। तभी वहां जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है और उसके सामने कोरल प्रकट होती है, जिसे देखकर हैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बहुत ज्यादा डर जाता है। हैरी को समझ पाता उससे पहले ही कोरल एक चाकू से हैरी पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है, फिर उसकी लाश को भी कब्र के हाथ। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, पर हैरी उसे संभालता है। अगले दिन ये दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि सैटेलाइट फोन चोरी हो चुका होता है और वो बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। वो दोनों आग जलाएंगे ताकि कोई धुआं देखकर उनकी मदद कर सके। हैरी चुन्नल के अंदर लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है, कभी उसे उस घर के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। हैरी घर के अंदर आता है तो उसे अपना सैटेलाइट फोन मिलता है जिस पर एक अनजान कॉल आता है। वो फोन यहाँ देखकर हैरान रह जाता है। हैरी फोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ वही आवाज सुनाई देती है जो कोरल के साथ 7 आदमियों द्वारा की गई दरिंदगी की वक्त सुनाई दी थी। ये सब सुनकर हैरी पूरी तरह से डर जाता है और गुस्से में फोन जमीन पर पटक देता है। तभी वहां जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है और उसके सामने कोरल प्रकट होती है, जिसे देखकर हैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बहुत ज्यादा डर जाता है। हैरी को समझ पाता उससे पहले ही कोरल एक चाकू से हैरी